So, hello everyone, welcome to Next Edu Classes. This is going to be your first class for Macroeconomics Sem 2 CCF. ठीक है, Macroeconomics पढ़ेंगे हम लोग Sem 2 का. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं. ठीक है, इसका बेसिक मतलब होता है मनी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ाई करना. ठीक है, पैसा का पढ़ाई करना. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब हम लोग का कंट्री में जो भी पैसा से रिलेटेड इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं. और जब लो लेवल पे आ जाता है, जब हम लोग पर्सनल लेवल पे देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स का दो डिवीजन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो हो जाता तुम्हारा सेम 1 में रहता है. हाँ, गुड. सेम 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा स्केल पे, वाइडर इसका जो है कॉन्सेप्ट होता है. और माइक्रो का क्या होता है? स्मॉल लेवल पे, नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, हालांकि सिलेबस वास्ट दोनों का ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से वेरी करता है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो पहले आ जाते हैं तुम लोग का जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहला चीज है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक जो कंसेप्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीज उससे इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज. देन आता है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या चीज है, हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या क्या चीज को नहीं करते हैं. फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन सिंपल केन्सियन मॉडल. ठीक है, सिंपल केन्सियन मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं हम लोग. ठीक है, फिर आता है मनी एंड इन्फ्लेशन. पैसा क्या चीज है, महंगाई क्या चीज है. ठीक है, मनी एंड इन्फ्लेशन, पैसा और महंगाई. फिर आता है पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस क्या चीज है. ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए बहुत इजी हो सकता है. बात है, अगर तुम डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, नहीं समझ में आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड है. और इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करेगा कि आने वाला सेमेस्टर्स में तुमको आर सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं. जैसे आगे चल के हम लोग को आईएफएस पढ़ना है, हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जानते हैं, ऑडिटिंग पढ़ना है. ठीक है, और भी इसी तरह का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है. हम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड का लोग हैं, हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? अकाउंट्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या जनरल भी फाइनेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट. तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है. ठीक है, यही था तुम लोग का सिलेबस. पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका क्या बेसिक कंसेप्ट्स है उसके बारे में जानेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा ब्रांच है जो पूरा इकोनॉमी को एज अ होल, ठीक है, एग्जामिन करता है या एनालाइज करता है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम लोग पूरा इकोनॉमी को एज अ होल एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है, समझ में आया? Macroeconomics क्या है? It's a branch of economics that analyzes or examines the whole economy rather than just a part of it. ठीक है, चलो. It deals with large-scale economic factors such as economic growth, inflation, unemployment and trade. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है. ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई किस लेवल पे चल रहा है, किस स्तर से बढ़ रहा है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट सब जानते हैं हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी. और ट्रेड यानी कि ट्रेड वगैरह कैसा चल रहा है. ठीक है, ये क्या चीज में डील करता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी. यानी कि जिस तरह का गवर्नमेंट का पॉलिसीज आ रहा है, टैक्स रेट्स है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स है,
वो ओवरऑल पब्लिक का अर्निंग पे या स्पेंडिंग पे क्या इम्पैक्ट रखता है, ठीक है, इसके नीचे ऐड कर लो, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? जो चीज हम अभी बोले वही चीज हम अभी लिखे हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, कोई नहीं लिखा तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले, ठीक है। हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, मतलब किस किस रेंज में ये फैला हुआ है। स्कोप मतलब यहाँ रेंज की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैला हुआ है, ठीक है, या क्या क्या चीज इससे इंपैक्ट होता है, या फिर क्या क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या चीज के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब, ठीक है, किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी में, ठीक है, और उससे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम का मतलब समय के साथ, ठीक है। ओवर टाइम का मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ठीक है। इट इज टिपिकली मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग जीडीपी जानते हैं। जीडीपी इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया? ये एनालाइज करता है उन फैक्टर्स को जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस करते हैं या फोर्स करते हैं, ठीक है। सच एज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड चेंजेस इन पॉपुलेशन। क्लियर है? समझ में आया? दूसरा चीज, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाना, डिफ्लेशन मतलब घट जाना, ठीक है, वही है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। ये एक जनरल लेवल है जिसपे गुड्स और सर्विसेज का दाम बढ़ रहा है, इसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जैसे ही ये नेगेटिव होता है यानी कि कम हो जाता है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। डिफ्लेशन क्या है? ऑपोजिट है। कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस, ठीक है। प्राइसेस में आ रहा मतलब अगर कम हो जाता है प्राइसेस, थोड़ा सा भी मतलब घटना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उसको डिफ्लेशन कंसिडर करते हैं। समझ में आया? स्टडीज द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस मतलब कि ये क्यों हो रहा है, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, चीजों का दाम क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर क्यों घट रहा है। और कॉन्सिक्वेंसेस, अगर बढ़ रहा है तो इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है कि नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। समझ में आया? ये सब चीज को स्टडी करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में, ठीक है। देन आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर इंडिविजुअल्स वर्क करना चाहते हैं बट वो वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। मतलब सपोज कुछ टास्क में तुम स्किल्ड हो, तुम उसमें काम करना चाहते हो लेकिन उस टास्क में तुमको पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा तो तुम कहीं और काम नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई बंदा घर में बैठा है, वो काम करना चाहता ही नहीं है, वी कैन नॉट कंसिडर देम ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इट मस्ट बी कैटेगराइज्ड बाय द विलिंगनेस टू वर्क बट बीइंग अनेबल टू गेट एम्प्लॉयड, ठीक है। ये लिख लो।
समझ में आया? ठीक है, ये अलग अलग चीज देखता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसको अलग अलग टाइप से, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसीज ला रहा है? कौन लाता है मॉनेटरी पॉलिसीज? नहीं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई लाता है। ठीक है, कौन लाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या लाता है? सेंट्रल बैंक बोला, देखो यहाँ पर एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का बात हो रहा है। आरबीआई इज द सेंट्रल एंड एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वही नोट्स प्रिंट वगैरह भी कर सकता है, किसी और के पास इसका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो भी पॉलिसीज ला रहा है, ठीक है, किस लिए ला रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल नेशन के ऊपर, उससे मनी का सप्लाई में किस तरह से इम्पैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट्स किस हिसाब से रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये सब मतलब डिपेंड करता है, जिसको हम लोग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अभी का टॉपिक में नहीं है, आगे आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज किस तरह से इंपैक्ट होगा, एंड इन सब पे इंपैक्ट होने की वजह से अल्टीमेटली इकोनॉमी एज अ होल उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स ही प्राइमरीली अपना पॉलिसीज के जरिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो, समझ में आया यहां तक? किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत? वेरी गुड। फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग्स वगैरह का तरीका है। ठीक है, गवर्नमेंट का बजटिंग हो गया, गवर्नमेंट किस तरह से कहां पर पैसा लगाएगा, उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल, फिजिकल नहीं, फिस्कल, FISCAL। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिस्कल, इट्स द पॉलिसी, ठीक है, refers to the policy of the use of government spending and taxation to influence economic condition। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जब चेंज होता है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन का पॉलिसीज की वजह से, उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ या घट सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ या घट सकता है, इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? जो टैक्स स्लैब्स होता है, जो जितना ज्यादा अर्न करेगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। ठीक है, इनकम को एक इक्वलाइज करने का एक तरीका है। ठीक है, टैक्स भरना। उसके बाद तुम्हारा हो गया अलग अलग तरह का गुड्स एंड सर्विसेज में किस तरह का चार्जेस लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ कितना स्पेंड करेगा, किस तरह का इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा, उससे भी तो ओवरऑल कंट्री पे इम्पैक्ट होता है ना। किस तरह का तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट रेट है, नहीं है। अगर सपोज वेस्ट बंगाल में हम लोग को पता है इंडस्ट्रियल मतलब हब था एक टाइम पे, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज अभी वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाता है। यहाँ का बहुत ऐसा पॉपुलेशन है जो मतलब पूरे तरीके से पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, या तो बहुत लोग अनपढ़ हैं पूरे तरीके से, या कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जानते हैं, बट उन लोग क्या इंडस्ट्री वर्क अच्छा कर सकते हैं, ये स्किल्स है उनके पास। यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। गवर्नमेंट अगर यहाँ पर स्पेंड करता है इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? फॉल कर जाएगा। राइट, बेनिफिट किसको हो रहा है? कंट्री का। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेसिक मतलब यही है, एक कंट्री में एक तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्ट्स बनाया गया, ठीक है, जितना प्रोडक्ट्स बनाया गया, ठीक है, उसको बोल रहा है। तो अगर कोई सर्विस दे रहा है, सर्विस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो सर्विस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इफ यू प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज टू एनी कंपनी, एनी इंडस्ट्री, एनीथिंग, तो वो भी तो तुम एक तरह का प्रोडक्ट दे रहे हो उनको ना। तुम अपना टाइम और मेहनत के बदले पैसा ले रहे हो, तो उनको क्या मिला? सर्विस। तो वो भी एक तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना। समझ में आया? तो फिस्कल पॉलिसी भी बहुत ज्यादा ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। थोड़ा सा टिपिकल, टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, किसी को समझ नहीं आया ऐसा कोई है? तुम लोग को समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ऑनलाइन किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऑनलाइन जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ। जल्दी 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 जल्दी। नहीं समझ आया ये? गुड। नहीं समझ आया तो ठीक है, होगा मीटिंग में। मीटिंग लेफ्ट कर गई? अच्छा, है ठीक है। देखो,
बोलने का मतलब यही है, गवर्नमेंट अपना जो स्पेंडिंग्स है वो किस चीज पे कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, ठीक है, क्या टैक्सेशन का पॉलिसीज लाया है, नहीं लाया है, लोग कितना अर्न करेंगे, कितना उसमें टैक्स देंगे, इससे तो इम्पैक्ट होता है ना ओवरऑल इकोनॉमी का अर्निंग्स पे, राइट। तो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होगा तो स्पेंडिंग्स पे भी इम्पैक्ट होगा, स्पेंडिंग्स पे इम्पैक्ट होगा तो जीडीपी पे इम्पैक्ट होगा, जीडीपी पे इम्पैक्ट होगा तो ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा, और अल्टीमेटली फिर से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा, जिसको हम लोग महंगाई जानते हैं, ठीक है। एक चेन बना लो, तुम समझ लो, ठीक है, इस तार को छेड़ोगे, पूरा जो चेन बना हुआ है सब बिखर जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है अपना स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के ऊपर, जो कंट्री के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट रखता है नेशन के इकोनॉमी के ऊपर, उसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अभी समझ में आया? बताओ। गुड। नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। मेरा वेट मत करना कि भैया पूछेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है, तुम लोग खुद ही पूछना। समझ में आ रहा है? चलो, व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या वेरिएबल्स है, मतलब वेरिएबल्स मतलब इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी का हालात को जताते हैं, दे रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक्स कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा क्या वेरिएबल्स है, कौन कौन सा वेरिएबल, देखो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर की इंडिकेटर्स दैट प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। कंट्री का जो ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ है, अच्छा है कि खराब है, कंट्री का मतलब इकोनॉमी डूब रहा है कि बढ़िया हो रहा है, तुम लोग को अभी पता ही होगा, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर सिचुएशन है सबको पता है, न्यूज में सब यही बात कर रहे हैं, इसका जीडीपी अप है, इसका डाउन है, इसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया है, ये पैसा नहीं है इन लोग के पास तेल खरीदने का, हम लोग को तेल मिल रहा है, थोड़ा सा दाम बढ़ गया है, ये सब तुम लोग सुन रहा है, सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तुम मतलब कहीं ना कहीं ये भी जान लो, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब बहुत हद तक डिपेंड करता है, मतलब अगर पैसा नहीं चाहिए होगा तो लड़ेगा क्यों लोग, ठीक है। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को यूएस क्यों उठा के ले गया, वो ऑयल चाहिए, राइट, क्यों चाहिए भाई, कोई तो रीजन होगा, पैसा के लिए, वो तेल लाएगा अपने नाम से अपने पास से बेचेगा ना, उसको पैसा मिलेगा ना, तेल का रिक्वायरमेंट तो सारा देश को है, मोटर व्हीकल्स, खाना पीना, कुकिंग ऑयल, सब कुछ तो तेल वगैरह से ही होता है ना, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो पेट्रोलियम वगैरह भी तो यूज हो ही रहा है, गाड़ी वगैरह में, लोग किसी भी चीज में, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंस सब जगह यूज हो रहा है। यूएस चाहता है कि यूएस डॉलर्स का वैल्यू सबसे ऊपर बना रहा है, उसके लिए वो पेट्रोलियम को वर्ल्ड मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड कमोडिटी बनाना चाहता है। पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा अगर रिजर्व्स और सप्लाई यूएस के पास रहेगा तो यूएस डॉलर का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, समझ में आया? तो कहाँ से आ रहा सब कुछ, यहीं पे डिपेंड करता है। तुम पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, पैसा कमाना, right? सब कुछ पैसा पे ही डिपेंड है, ठीक है। चलो जो भी, थोड़ा ज्यादा ही इन डेप्थ हो गया, वापस से टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा वेरिएबल्स दिया है जो दिखाता है हम लोग का इकोनॉमी का कंडीशन कैसा। सबसे पहला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर, ठीक है। यूजुअली एक साल के पीरियड के अंदर एक कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है उसका टोटल वैल्यू को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। इट्स अ comprehensive measure of a country's economic output, मतलब इकोनॉमिकली क्या प्रोड्यूस किया है कंपनी, ठीक है। एंड इज ऑफन यूज टू गॉज या फिर गेज द साइज एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी जितना बड़ा इकोनॉमी उतना बड़ा है, यही कंसिडर किया जाता है। समझ में आया? जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग थ्री मेन अप्रोचेस, ठीक है। प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स बाद में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। Each method provides a different perspective on economic activity and helps in understanding various aspects of economy. समझ में आया? बोलने का मतलब यही है, ये तीनों अप्रोचेस का व्यू अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, और अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प करता है। क्लियर है? चलो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है?
जो लेबर फोर्स अवेलेबल है वर्क के लिए, विलिंग टू वर्क है, फिर भी उन लोग को जॉब्स नहीं मिल पा रहा है, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, दे कैन नॉट वर्क एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंड दे कैन नॉट अर्न, तो इसका जो रेट है, ठीक है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जीडीपी तो लिख दिए थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो लिखा हुआ है अच्छा ही लिखा हुआ है, खराब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट भी तो लिखा है, ठीक है, यहीं पे अगर तुम रेट लगा दो, ठीक है, विथ, यहाँ से फिर यहाँ ऐड कर देना willingness to work but being unable to get employed, ठीक है, और प्रोड्यूस, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बोलेगा, देखो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं अलग कलर से, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बोलेगा तो आंसर क्या होगा, विलिंगनेस टू वर्क बट बीइंग अनेबल टू गेट एम्प्लॉयड, ठीक है। और जैसे ही तुम लोग को बोलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो स्टार्ट कहां से होगा, यहां से, ठीक है, रेट ऑफ अवेलेबल लेबर फोर्स विथ विलिंगनेस टू वर्क बट बीइंग अनेबल टू गेट एम्प्लॉयड और प्रोड्यूस और वर्क। समझ में आया क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया है, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स बाय द टोटल लेबर फोर्स। सपोज 100 में 10 लोग अगर अनएम्प्लॉयड है तो 10/100 कर देना। समझ में आया? मल्टीप्लाइंग बाय 100 यहाँ से करके 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। बट जो चीज हम बोले, विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर विदाउट विलिंगनेस नहीं होता। समझ में आया? इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का क्या रेट है, ठीक है, जनरल लेवल जो प्राइस है उसका बढ़ रहा है किस हिसाब से, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो तरह का इंडेक्सेस है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है, और प्रोडक्ट या फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हाँ आवाज हो रहा है, बाहर है, अच्छा, ठीक है। पीपीआई और सीपीआई, इसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आया? लिख लिया तुम लोग? बड़े आगे, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को मेजर करता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के साइड से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर के साइड से, ठीक है। मॉडरेट इन्फ्लेशन एक हेल्दी इकोनॉमी का इंडिकेटर है, यानी कि मॉडरेट लेवल पे इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। इसका अगर है इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ एडवांस कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन रेट भी एकदम जीरो है तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। समझ में आया? जैसे हम लोग का इन्फ्लेशन रेट अभी करेंटली कितना है, 8%, तो हमको पता था लास्ट, अभी हमको एग्जैक्टली याद नहीं, 8 ही होगा, 8-9 होगा जो भी, ठीक है। तो विच इज अ गुड साइन दैट आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नहीं भाई महंगाई नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अगर तुम कंसिडर करो कि अभी से 10 साल पहले मेरे को जो सामान 20 रुपए का मिलता था, अभी वो मेरे को 30 रुपए का मिल रहा है, तो 10 साल पहले तुम्हारा अर्निंग 50 रुपया था, अभी तुम्हारा अर्निंग 100 रुपया हुआ है। ये भी तो सोचने वाली बात है। अर्निंग सीधा डबल, ठीक है, और प्राइस कितना बढ़ा, 50%, ठीक है। 100% ग्रोथ में तुमको 50% प्राइस बढ़ा, तो महंगाई कहाँ बढ़ रही है? उस हिसाब से तो 20 का चीज अभी 40 का बिकना चाहिए था, नहीं बढ़ रहा ना। समझ में आया? सोचो समझो, चीज को प्रोसेस करो, ठीक है। समझ में आया? इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई पीपीआई है, आगे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स क्या है? पैसा उधार लेने के अगेंस्ट में जो तुमको पैसा भरना पड़ता है उसको हम लोग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। पैसा उधार लेने के अगेंस्ट में जो चार्जेस हम पे कर रहे हैं या जो पैसा हमको देना पड़ता है उसको हम लोग इन्फ्लेशन रेट्स बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन रेट का यही मतलब, इन्फ्लेशन सॉरी इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। माय बैड, इंटरेस्ट रेट बोलना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? मैं कोई लोन ले रहा हूं,
बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करता है 7.5% पे ले लीजिए सर, 8% पे ले लीजिए सर, 10% पे ले लीजिए सर, ठीक है। वो क्या है, वो प्राइस है पैसा उधार लेने का जो हम बैंक को पे कर रहे हैं। या सपोज हम तुमसे पैसा मांगते हैं, भाई मेरे को 200 रुपया दो, हम तुमको कल देंगे। तुम बोला सर मेरे को भी तो 200 रुपए का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, इस रिस्क के लिए आप एक काम करिए, आप मेरे को 200 की जगह कल 210 दीजिएगा, तो हम आज आपको दे रहे हैं। 10 रुपया हम जो तुमको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द चार्ज फॉर टेकिंग लोन, ठीक है। लिखो, चार्ज पेड फॉर टेकिंग लोन, ठीक है। समझ में आया। सेंट्रल बैंक्स क्या करता है, सेंट्रल बैंक्स यानी कि आरबीआई का बात हो रहा है जनरली इंडिया में, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स बार बार इसीलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे। समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई आरबीआई मेंशन नहीं है। जैसे हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें आरबीआई ही मेंशन रहता है, सेंट्रल बैंक बार बार नहीं लिखा रहेगा। तो जो भी वो सब बहुत बाद का सिलेबस है उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अब सेंट्रल बैंक जिस अमाउंट पे जनरल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक को भी पैसा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक से लेगा। सेंट्रल बैंक बोलेगा ठीक है हम तुमको सपोज 3% में दे रहे हैं। अब 3% में वो उधार लिया है, तुमको 3% में देगा, तुमसे 7-8 लेगा ना, अपना भी तो उसको जेब में कुछ डालना है ना। और मालिक को 3% लौटाना है तो हम भी तो 3-4% खाएंगे। गलत है कि चाहिए, ठीक है। तुम्हारा दोस्त तुमसे पैसा मांगा, हमारे पास नहीं है, तुम घर वाला से उधार लिए सपोज, कुछ भी बोल के, तुमको इंटरेस्ट अगर लौटाना पड़ेगा तो तुम तो देगा ना भाई, कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो दे, हमको तो वहां भरना है, मेरा तो लाओ। हम तो खुद 3% रुपया, हम उसको 3 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे 100 रुपए पे, तुम मेरे को 6 रुपया तो दो। मेरा 3 रुपया बनेगा नहीं तो हम मेहनत क्यों करें, हम क्यों जाए उससे लोन लेकर के तुमको देने के लिए। समझ में आ रहा है, ये चीज है। फिर आता है ट्रेड बैलेंस, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ट्रेड बैलेंस या सॉरी ट्रेड बैलेंस या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, ठीक है। ट्रेड सरप्लस कब हो जाता है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और डेफिसिट हो जाता है जब उसका उल्टा होता है, ठीक है। इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है, ठीक है। हमारा कंट्री का जो करेंसी का वैल्यू है वो भी ट्रेड बैलेंस पर डिपेंड करता है बहुत हद तक, सिर्फ अकेला नहीं। इट इज नॉट द ओनली सिंगल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इट इज वन ऑफ सच मल्टीपल फैक्टर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्री का वैल्यू को डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है, कंट्री का जो मॉनेटरी वैल्यू है। अब लोग बोलेंगे कि डॉलर का वैल्यू इंडिया के अगेंस्ट बढ़ रहा है, इंडिया का प्रोड्यूसर्स क्या कर रहा है, क्यों नहीं बेच रहा बाहर सामान, क्यों नहीं यूएस में सप्लाई कर रहे हो, बनाओ उस लेवल का प्रोडक्ट, मंगवाओ, गवर्नमेंट को पुश करो टेक्नोलॉजी लाने के लिए, बनाओ उस लेवल का प्रोडक्ट और बेचो यूएस में। जब यूएस का लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा, तुमको यूएस डॉलर में पेमेंट करेगा, तुम्हारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा, तभी तो तुम्हारा कंट्री का वैल्यू बढ़ेगा ना। तुम अपना वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, अगर तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है, तुम अच्छा आउटपुट देते हो, ठीक है, तभी ना तुम ज्यादा चार्ज करोगे। सपोज तुम स्केच बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल स्केच बनाते हो, बहुत लोग बनाते हैं, तुम ज्यादा कैसे चार्ज करोगे, उस लेवल का स्केच बनाओगे, अपना टाइम के लिए चार्ज करोगे, तुम्हारा तब वैल्यू बढ़ेगा। तो हमारी कंट्री का मॉनेटरी वैल्यू कैसे बढ़ेगा, जब हमारा कंट्री उस लेवल का एक्सपोर्ट्स करेगा, बाहर में उतना ज्यादा बेचेगा और खरीदेगा कम, लोगों पे डिपेंडेंसी कम रहेगा और अपने कंट्री पे डिपेंडेंसी हमारा ज्यादा रहेगा, तब हमारा कंट्री का वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आ रहा बोलने का मतलब, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। ट्रेड सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा और तुम्हारा इंपोर्ट्स कम, ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा और तुम्हारा एक्सपोर्ट्स कम, ठीक है। यही है इसका करेंसी का एक्सचेंज रेट, जो कि हम बोले इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है। और आज के लिए इतना टॉपिक समझने के लिए तुम लोग के लिए बहुत है, ठीक है। आज का क्लास हम करेंगे यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यूट्यूब में जो लोग देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको भी जो भी डिटेल्स चाहिए क्लासेस रिगार्डिंग इस नंबर में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद।